आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। तो सबसे पहले बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश होते हैं, एक होता है प्लस क्यू आवेश और एक होता है माइनस क्यू आवेश। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से प्लस क्यू आवेश की दूरी लेते हैं L और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से माइनस क्यू आवेश की दूरी लेते हैं L। तो इस तरह से दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P को बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवर्धक रेखा या निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। निरक्षीय स्थिति में जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है उसको नाम दिया है P। अब इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी और उस विद्युत क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं E और बेस पे प्लस क्यू लिख देते हैं। तो हमें पता चलेगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर एक रखा है माइनस क्यू आवेश और इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के अपोजिट मतलब नीचे को होगा। तो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना E और बेस पे लिख देते हैं माइनस क्यू के कारण बना हुआ विद्युत क्षेत्र। अब इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का यदि हम परिणामी खींचें तो इस डायरेक्शन में मिलेगा हमें इन दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो उसको हम नाम दे देते हैं E। अब देखिए चित्र में आपको दिख रहा है यदि यहाँ पे कोण थीटा हो तो यहाँ पे भी कोण कितना होगा? थीटा। इसी तरह यहाँ पे कोण यदि थीटा होगा तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। अब चित्र के ऊपर देखिए प्लस क्यू आवेश यहाँ दिख रहा है। इनको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में बांट सकते हैं। देखिए किस तरह से। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E और बेस पे प्लस क्यू साइन थीटा और ये हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बने हैं उनके घटकों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, ये हो जाएगा परिणामी। तो ये वाला जो कोण परिणामी घटक और क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसको लेते हैं हम कॉस थीटा। तो ये ले लिया कॉस थीटा। माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र बन रहा है तो यहाँ E लिख के माइनस बेस पे लिख देते हैं Q और यहाँ पे हो जाएगा कितना E माइनस Q और ये हो जाएगा कितना साइन थीटा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे प्लस क्यू या माइनस क्यू लिखने में दिक्कत जा रही हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा उसको पहला विद्युत क्षेत्र और ये माइनस क्यू आवेश है उसको दूसरा विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र 2 लिख सकते हैं। तब यहाँ पे देखो प्लस क्यू आवेश ये पहला है तो यहाँ पे E1 हो जाएगा, यहाँ पे भी E1 हो जाएगा। ये दोनों घटक प्लस क्यू आवेश के कारण या पहले आवेश के कारण बने हुए विद्युत क्षेत्रों के घटक हैं। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे भी कितना लिख सकते हैं 2। अब इन दोनों घटकों को हम इस चित्र में बना देते हैं। अब चित्र का पूरा वर्णन एक बार में कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको नाम दे देते हैं पॉइंट को A और इसको दे देते हैं B। तो माना A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है।
इन आवेशों के बीच की दूरी है 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए, बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो हो जाएगी E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP का स्क्वायर। अब देखिए, चित्र में आपको दिख रहा है चूंकि AP बराबर है BP के, ठीक है ना, जितना A से P है उतना B से P है, तो AP बराबर BP, इसलिए E1 बराबर होगा E2 के। मतलब दोनों विद्युत क्षेत्रों के मान आपस में बराबर हो गए। अब चित्र में देखिए, E1 साइन थीटा के घटक और E2 साइन थीटा के घटक एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। अतः ये दोनों घटक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, परंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के घटक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तब इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है ना। साइन वालों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और कॉस वाले आपस में जुड़ गए, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आ गई। अब देखिए, E1 बराबर है E2 के, तो यहाँ पे क्या लिख दें हम? E इक्वल 2E1 cos थीटा, ठीक है ना। E1 और यहाँ पे E2 किसके बराबर है? E1 के, तो ये भी E1 हो जाएगा। तो E1 जुड़ के होगा 2E1 cos थीटा। इसको देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 1 से E1 का मान रख दें तो कितना हो जाएगा? देखिए, E इक्वल 2 इंटू E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए, हमें AP की वैल्यू की आवश्यकता है और cos थीटा की आवश्यकता है, तो इसके लिए त्रिभुज APO में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज APO में, तब यहाँ पर देखिए AP कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ पर देखिए OP का स्क्वायर प्लस हो जाएगा OA का स्क्वायर। अब यहाँ पर OP का मान देखिए कितना है R, तो यहाँ पर लिख दें R स्क्वायर प्लस OA का मान देखिए कितना है L, सो ये हो जाएगा L स्क्वायर बराबर कितना? AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर का मान तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए, जैसे AP के मान की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या लिखेंगे? AP इक्वल रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से हम निकाल लें cos थीटा। सो cos थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर देखिए कितना है? OA आधार है तो वो L है और AP कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार लिख दें कितना? आधार लिख दें L और कर्ण है AP, तो AP का मान पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये लिख दें कितना? R स्क्वायर प्लस हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू और AP स्क्वायर की वैल्यु यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तब इसको आगे लिख सकते हैं, देखिए E इक्वल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर का मान कितना है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कितना है? cos थीटा। तो cos थीटा का मान कितना आया? L/रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। या फिर इसको आगे लिख सकते हैं, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 को Q के साथ लिख दें तो कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L, और इसको लिख सकते हैं देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ऊपर 1 की पावर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट का मतलब कितना होता है? 1/2। अब आगे लिख सकते हैं E इक्वल 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू 2L होता है P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? P से। P बराबर कितना होता है? Q इंटू 2L। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। Q इंटू 2L की वैल्यू होती है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ लिख देते हैं P अपॉन, अब देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जा रही हैं, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो इसको लिख सकते हैं R² प्लस L² टू दी पावर 3/2। समझ गए कैसे? समझ गए कैसे? ऐसे लिखा है, देखिए 1 प्लस 1/2, ये आधार समान है तो इनकी जो घातें हैं ये जुड़ जाती हैं। तो 1 प्लस 1/2 इक्वल होगा 3/2। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिया 3/2। अब देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये होता है बहुत छोटा। प्लस Q और माइनस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है वो दूरी होती है ज़्यादा, तब इस दूरी की उपेक्षा की जा सकती है। इसको ऐसे समझें कि जो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश होते हैं वो माइक्रोन में या मिलीमीटर में होते हैं, और जिस दूरी पर हमने तीव्रता की गणना करनी है वो होती है सेंटीमीटर में, तब माइक्रोन या मिलीमीटर की जा सकती है उपेक्षा। तो यहाँ पर L को क्या कर दें? नगण्य मान लेते हैं। ठीक, इफ़ L लेस देन R, मतलब L बहुत छोटा है किससे? R से, तो L को नगण्य मान लेते हैं। तब सूत्र कितना बन जाएगा? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन, अब L को छोटा है तो नगण्य मान लिया, तो कितना हो जाएगा? R² टू दी पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन RQ न्यूटन पर कूलम। आगे देखिए, यदि यह वैद्युत द्विध्रुव वायु निर्वात के अतिरिक्त किसी माध्यम में रखा है तब एप्सिलॉन 0 के साथ उस परावैद्युतांक या उस माध्यम को प्रदर्शित करने के लिए एक कांस्टेंट और आ जाएगा। तब ये सूत्र हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में आ जाएगा K, फिर P अपॉन RQ न्यूटन पर कूलम। वायु निर्वात के लिए इस K की वैल्यू होती है 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख देना, और कोई माध्यम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ K लिख देना। तो यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है।